अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी रमशा। सर मेरा बुक से एक सवाल है। बुक के अंदर एक हम्म डेफिनेशन लिखी हुई थी, डिप्राइव्ड हम्म वैल्यू। डिप्राइव वैल्यू सही तो है। सर वो थोड़ा सा बता दें कि मतलब मैंने पढ़ी तो है लेकिन एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आई है। ठीक है ठीक है ठीक, अभी हम आते हैं उस पर। ओके रमशा, जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको ये क्लियर होगी चीज। मैं कुछ अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ, फिर डिप्राइव वैल्यू पे हम आते हैं। ओके, लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। और उसके साथ हमने इम्पैक्ट पढ़ा था इन्फ्लेशन का, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एक जो कैश फ्लोस यूज किए जाते हैं वो होते हैं रियल कैश फ्लोस। रियल कैश फ्लोस का मकसद उन कैश फ्लोस के अंदर किसी किस्म की कोई भी इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती है। अगर उसमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यानी जो भी कैश फ्लोज हैं वो है बेसिकली करंट प्राइस टर्म्स में। तो इसको डिस्काउंट करने के लिए हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट यूज करेंगे वो रेट भी होगा रियल रेट। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर वो कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड हैं, इन्फ्लेटेड मतलब नॉमिनल कैश फ्लोज, दैट मींस कि उन कैश फ्लोज के अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। अगर वो कैश फ्लोज इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन है, तो हम उसको डिस्काउंट करने के लिए जो डिस्काउंट रेट यूज करेंगे वो भी होगा नॉमिनल रेट। ये चीजें हमने कवर की थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। और हमने ये देखा था कि वैसे तो ऑप्शन है कि आप रियल कैश फ्लोज रखें और उसको रियल रेट पे ही डिस्काउंट करें। रियल और नॉमिनल कैसे किया जाएगा उसको हमने पढ़ा था बाय मींस ऑफ अ फिशर इफेक्ट, दैट वाज नॉमिनल रेट इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट इनटू 1 प्लस जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसकी मदद से हम रियल रेट या नॉमिनल रेट ड्राइव कर सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि कैश फ्लोज को रियल रहने दें और रियल रेट पे डिस्काउंट करें, या उनको इन्फ्लेट करके नॉमिनल करें, उसको नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट करें। जबकि ऐसा भी था कि अगर आपको क्वेश्चन में मोर देन वन इन्फ्लेशन रेट्स हैं गिवन है, तो इन दैट केस आपके पास ये ऑप्शन किल हो जाएगा एंड यूल ओनली बी हैविंग वन ऑप्शन, दैट इज नॉमिनल कैश फ्लोज करके उसको हम नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि टैक्स का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। टैक्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसका एक इंपैक्ट तो ये है कि हम जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे दैट इज कि अगर हम उस प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू अर्न करते हैं उसमें जो हम टैक्स डिडक्टेबल कॉस्ट्स इनकर करते हैं, तो टैक्सेबल इनकम में से जब टैक्स डिडक्टेबल कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट। उस टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर ऑब्वियसली हमने टैक्स पे करना। तो पहला इंपैक्ट जो टैक्सेशन हमें देगा
वो ये है कि हम जो भी कैश फ्लोस अर्न करेंगे उस कैश फ्लो के ऊपर टैक्स, जो भी इनकम टैक्स है, जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है, वो हमें पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये बात देखी जाएगी कि वो टैक्स कब पे किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर दो अजम्पशंस दी जाती हैं। पहला, टैक्सेस पेड इन सेम ईयर एज कैश फ्लोज, कि जिस साल में कैश फ्लो आएगा उस ही साल के अंदर टैक्स की पेमेंट होगी। लाइक अगर आपका ईयर 1 में कैश फ्लो आएगा तो ईयर 1 में ही उसकी टैक्स पेमेंट होगी, एंड ईयर 2 में अगर कैश फ्लो आएगा तो ईयर 2 में ही उसकी टैक्स पेमेंट होगी। तो दैट इज सेम ईयर एज कैश फ्लोज। जबकि दूसरा उसके अंदर यूज किया जाता है, टैक्स इज पेड 1 ईयर इन एरियर्स। 1 ईयर इन एरियर्स का सिंपल मकसद क्या है कि अगर आप कैश फ्लो अर्न करेंगे ईयर 1 में तो उसका टैक्स पे किया जाएगा ईयर 2 में। आप कैश फ्लो अगर अर्न करेंगे ईयर 2 में तो उसका टैक्स पे किया जाएगा ईयर 3 में। तो ये एक असम्पशन आती है 1 ईयर इन एरियर्स, यानी एक साल बाद में। अच्छा, अब सिलसिला क्या है, ये 1 ईयर इन एरियर्स का मकसद आप यूं समझ सकते हैं कि अगर हमारा ईयर एंड होता है जुलाई में और टैक्स ईयर है जून में, तो अगर मुझे 7 या 5 या 6 या 15 या 10 जुलाई पे कोई भी कैश फ्लो अगर होगा या कोई खर्चा होगा तो उसका टैक्स रिलीफ या उसके ऊपर टैक्स अब इस साल नहीं पे किया जाएगा, अब ये अगले साल में पे किया जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस के अंदर इस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पे मेंशन किया जाएगा कि जो टैक्स की पेमेंट है वो उस ही साल में है या फिर एरियर्स में है। फेयर। तो पहला तो ये केस हुआ कि हम जो भी प्रोजेक्ट के थ्रू रेलेवेंट कैश फ्लोस अर्न करेंगे उन रेलेवेंट कैश फ्लोस के ऊपर हमें टैक्स पे करना होगा। दूसरा, जब हम कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदते हैं, अज्यूम अगर हम 2020 में 50 लाख रुपए की एक मशीन खरीदते हैं, तो क्या वो 50 के 50 लाख रुपए मैं अपने 2020 के टैक्सेबल प्रॉफिट से माइनस कर दूंगा? क्या होता है, आपको टैक्स के हवाले से जो भी पता है मुझे थोड़ा गाइड करें कि क्या सिलसिला बनता है। अगर मैं 2020 में 40 लाख रुपए की मशीन बाय करता हूं तो पेमेंट तो मैं 2020 में कर दूंगा, लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो 20 के 20 लाख रुपए मैं 2020 के टैक्सेबल प्रॉफिट से माइनस करूंगा। नो, देयर इज अ डेप्रिसिएशन। ओके, क्या सीन है डेप्रिसिएशन का? सर ईयर 1 की डेप्रिसिएशन अलग होती है और मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उसके अलावा ओवर द पीरियड जो है वो डेप्रिसिएशन होती है। यस, करेक्ट। हमें क्या होता है, टैक्स के लिए अलग से हमें डेप्रिसिएशन अलाउ की जाती है जिसको हम कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन, या हम उसको कहते हैं कैपिटल अलाउंस, या फिर हम उसको कहते हैं रिटन डाउन अलाउंस। दैट इज WDA। यस जुनैद, करेक्ट। एक होता है इनिशियल अलाउंस और एक होता है डेप्रिसिएशन। रमशा, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, एक होता है इनिशियल अलाउंस या कभी कभी FYA दिया जाता है, फर्स्ट ईयर अलाउंस, FYA। लेकिन कहने का ये मकसद है कि हमारी तरफ से 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो आज हो जाएगी, लेकिन जो उसका टैक्स बेनिफिट है वो हमें इमीडिएटली नहीं मिलेगा। अब ये बात याद रहे कि डेप्रिसिएशन किसी भी तरह की हो, क्योंकि वो नॉन कैश है, इसीलिए वो इररिलेवेंट मानी जाती है।
मैंने अगर 40 के 40 लाख रुपए की पेमेंट 2020 में की है, तो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड टैक्स रूल्स दोनों 20 उस 40 के 40 लाख रुपए को 2020 का एक्सपेंस नहीं मानेंगे। वो उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैचिंग रूल के मुताबिक, लेट्स अज्यूम मशीन की लाइफ अगर 5 साल है, तो हम 40 लाख को 5 साल पर आया स्ट्रेट लाइन मेथड पे या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ 5 इयर्स। अब हम अपने प्रॉफिट्स जब कैलकुलेट करेंगे तो हर साल हम वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपने प्रॉफिट्स में से माइनस करेंगे। लेकिन जब पैसों की बात की जाए तो पैसे तो मैंने पहले दे दिए थे, इन्वेस्टमेंट तो मेरी पहले हो गई थी। तो डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करते हो वो कैश फ्लो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट है। लिहाजा उसको हम कहते हैं कि खुद तो इरेलेवेंट है। लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि उस डेप्रिसिएशन की वजह से हमें टैक्स रिलीफ मिलता है। बिकॉज टैक्स डेप्रिसिएशन या कैपिटल अलाउंस या रिटन डाउन अलाउंस हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम किया जाता है और अल्टीमेटली हमें उसकी वजह से कम टैक्स भरना पड़ता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स रिलीफ। वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टैक्स डेप्रिसिएशन और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा टैक्स रेट है। ओके, यहां तक मैं मुत्तफिक हूं, और कन्विंस्ड हूं आप लोगों के कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट ये आता है कि अगर हमारे एसेट की कुछ TWDV बच जाती है। व्हाट इज TWDV? इज टैक्स रिटन डाउन वैल्यू, या अकाउंटिंग में जिसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू। जब हम एसेट को स्क्रैप करते हैं या सेल आउट करते हैं तो उसके टैक्स इंपैक्ट्स क्या होते हैं? गेन और लॉस, करेक्ट? सर जिस समय हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं उस साल में हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। ओके, और जब सेल करेंगे तो उन प्रोसीड्स का क्या किया जाएगा? ओके, सिलसिला बेसिकली क्या है कि हम जब एसेट को बेचते हैं हम ये देखते हैं कि अभी एसेट के ऊपर अनक्लेम्ड डेप्रिसिएशन कितनी है, जिसको हम कहते हैं TWDV। तो हम एसेट की सेल प्रोसीड से एसेट की जो अनक्लेम्ड डेप्रिसिएशन है, जिसको हम TWDV कहते हैं, माइनस करते हैं। फिर देखते हैं कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इसको हम कहते हैं, अगर कि आपको गेन हुआ तो आप उस गेन के ऊपर टैक्स पे करोगे, उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। और अगर कि आपको नुकसान हुआ है
तो नुकसान पे टैक्सेशन अथॉरिटीज आपको रिलीफ देंगी, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस। और इस बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज पे जो भी टैक्स रेट लगेगा ये होगी या तो फिर टैक्स पेमेंट या फिर आपको मिलेगा टैक्स रिलीफ। लेट्स से अगर एक मशीन है उसकी वैल्यू है 4 मिलियन, जिसको हम चाहें तो इमीडिएटली खरीद सकते हैं। उसकी लाइफ 5 साल है। एंड से उसकी रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख रुपए होगी। अगर हम कहें कि उसकी सालाना सेल्स एंड प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स है, अगर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 84 रुपीज है, करंट टर्म्स में, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट 12 लाख है। टैक्स डेप्रिसिएशन अगर हमें 30% मिलती है आरबीएम पे, और उसी साल में पे किया जाता है जिस साल में कैश फ्लो से हमारी कंपनी का जो
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है। हमें कैलकुलेट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब हमें इंपैक्ट्स क्या है, पहले तो हम रेवेन्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 है, 1 2 3 4 5। अज्यूम पहले हमने रख दिया, इनफैक्ट मशीन को बाद में रखते हैं, पहले हम रखते हैं सेल्स रेवेन्यू। पहले साल में यूनिट्स बिक रहे हैं 90,000, सेलिंग प्राइस है 84। assume inflation rate is 2% per annum। तो पहले साल का रेवेन्यू कितना होगा, 90,000 यूनिट्स हम बेचेंगे, 84 करंट प्राइस टर्म्स और 2% इन्फ्लेशन है। ओके 7711 200 जुनेद सही है। दूसरे साल का कितना होगा, इन्फ्लेशन पे अब हम पावर 2 देंगे, 786 5424। सेवन एट सिक्स फाइव 424। तीसरा साल 8022 733। फोर्थ ईयर 8183 187। करेक्ट, लास्ट ईयर 8346 850। ओके, ये हमारा गया नॉमिनल कैश फ्लो सेल्स रेवेन्यू का। वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 4590। दूसरा साल 681 800। तीसरा साल 775 436। चौथा साल 4870
945। ठीक है, ये हमारी होगी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये करंट प्राइस टर्म्स लिखा हुआ नहीं होगा कहीं पे भी, तो आप इसको ईयर 1 की वैल्यू ही अज्यूम करोगे। अगर करंट प्राइस टर्म्स लिखा हुआ तो ही इसको ईयर 0 से माना जाएगा। अगर नहीं लिखा होगा तो हम उसको पहले साल की इन्फ्लेशन इंक्लूडेड मानेंगे। ओके, देन फिक्स्ड कॉस्ट इज 12 लाख, इन्फ्लेशन 2%, 1224, तीसरा साल चौथा साल एंड लास्ट ईयर। ओके, अब ये बेसिकली हमारे आ गए टैक्सेबल कैश फ्लोज। कितना आंसर है पहला साल? एटीन नाइन ओके, सेकेंड ईयर सर सेकंड ईयर का है 1,935,144। 1,935,144। 144। ठीक है, तीसरा साल सर 1,973,846। 1,973,800। 46। ठीक है, फोर्थ सर फोर्थ ईयर का है 6,396,322। 6 million। यस सर। 2,13,322। ठीक है, लास्ट ईयर 587।
ओके, अब हम इस पे कैलकुलेट करते हैं हमारा टैक्स। टैक्स की परसेंटेज क्या बताई है? ये बताया कि टैक्स इज पेड एट 20%। और किस साल में पे किया जाएगा? सेम ईयर। तो 1897 टू 100 का 20%। सर 379,440। 379,440, ठीक है। नेक्स्ट ईयर? सर 387,028। 378,000। सर 387,028। 87, ठीक है। थर्ड ईयर? सर 394,769। 7, 769। ठीक है। फोर्थ? सर 402,664। ठीक है। लास्ट? सर 410,717। ठीक है, 410,700। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे रेगुलर कैश फ्लोस, जिसको हमने नॉमिनल किया और उसके ऊपर हमने टैक्स भी लगा दिया। लेकिन जो हमने 4 मिलियन की मशीन खरीदनी है, उसकी डेप्रिसिएशन का क्या सेटअप बनेगा? हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टैक्स अलाउंसेस। तो हमने मशीन खरीदनी है, फोर मिलियन की। पहले साल में आपको नॉर्मली दो अलाउंसेस मिलते हैं, एक इनिशियल अलाउंस और एक कैपिटल अलाउंस या टैक्स डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अलाउंस की बात की है, और हमारा आरबीएम के बेसिस पे 30% कैपिटल अलाउंस है, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। तो 4 मिलियन का 30%, सर तो पहले साल की 1,200,000। डेप्रिसिएशन, करेक्ट, 1,200,000। TWDV? ₹28,00,000। दूसरा साल? सर 8,40,000। 8,40,000, ठीक है। बाकी TWDV? ₹19,60, ठीक है बस। फिर तीसरे साल की डेप्रिसिएशन? 588,000। ठीक है। TWDV?
1372। चौथा साल 4116। TWDV 960400। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो रमशा ने कुछ देर पहले डिस्कस की थी, डेफिनेटली आप लोगों ने टेक्स्ट में भी पढ़ी होगी कि लास्ट ईयर में जहां गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाता है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन मैं आपको ये दोनों तरीकों से समझाता हूं कि इसका इम्पैक्ट वैसे भी कोई नहीं आएगा। पहला, लेट्स से मैं 5वें साल की जो लास्ट ईयर है उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, तो 9,60,400 पे 30% डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 270, 288,120। उसके बाद TWDV कितनी रह जाएगी? 672,280। अच्छा, अब हम एसेट को सेल करते हैं। तो हमें ये पता है कि एसेट बिकेगा कितने में? 4 लाख में। अब 6,72,280 की वैल्यू रखने वाला एसेट अगर 4 लाख में बेच दिया जाए तो नुकसान कितना होगा? 272,280। क्योंकि ये नुकसान है तो टैक्सेशन अथॉरिटीज हमें इस पे देंगी अलाउंस, यानी हमें 2 अलाउंसेस मिलेंगे 5वें साल में। एक मिलेगा कैपिटल अलाउंस और एक मिलेगा बैलेंसिंग अलाउंस। इन दोनों को प्लस करें, $560,400। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया? 2 अलाउंसेस अलग अलग कैलकुलेट करके देखे। लेट्स से हम ये काम करते, हम चौथे साल की TWDV लेते। चौथे साल के आखिर में TWDV कितनी मिली थी हमें? 9,60,400। अब पहले केस में हमने क्या किया है कि 5वें साल की पहले डेप्रिसिएशन क्लेम की है और उसके बाद उस पे हमने बैलेंसिंग अलाउंस क्लेम किया है। अगर हम इस पे डायरेक्टली बैलेंसिंग अलाउंस क्लेम कर लेते हैं तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 4 लाख। 9,60,400 वाला एसेट अगर हम 4 लाख में बेचेंगे तो हमें 5,60,400 का लॉस हो जाएगा। ये एक ही अमाउंट बन जाएगा बैलेंसिंग अलाउंस। ऊपर देखें, जब हमने दोनों अलाउंसेस अलग अलग किए हैं, यानी कैपिटल अलाउंस अलग कैलकुलेट किया है और बैलेंसिंग अलाउंस अलग कैलकुलेट किया है, 5वें साल में हमें टोटल बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, अब एक और चीज हम देखेंगे। हाँ, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। एक्चुअली इसमें नया कुछ भी नहीं था, ये वही चीजें हैं जो आप पहले ही अकाउंट्स और टैक्स में पढ़ के आए हैं। अच्छा, अब क्या होना है? मेरी पहले साल की डेप्रिसिएशन है 12 लाख। अब 12 लाख डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, लिहाजा इररिलेवेंट है।
मैं इस पे लगाता हूं टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है? 20%। तो मुझे बेसिकली टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा? 2,40,000 का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर मैंने टैक्स कितना पे किया है? 2000 पहले साल में 379,440। तो पहले साल में टैक्स जो मुझे पे करना पड़ रहा है वो है 379,440 का, और जो मुझे रिलीफ मिल रहा है वो मिल रहा है 2,40,000 का। मुझे नेट टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 1,39,440। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे पहला साल मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे टैक्स पेमेंट नहीं कैलकुलेट करता, उसके कैश फ्लो में से पहले मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं। तो जब कैश में से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, ये बन जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट। आप इस बात पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर कैपिटल अलाउंस या डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम है वो इस कैश फ्लोज की टेबल में क्या कर रहा है? तो मैं कहता हूं बेटा सिर्फ वक्ती तौर पे रख रहा हूं, मैं इसको वापस हटा दूंगा। तो अगर मैं 18,97,200 में से 12 लाख माइनस कर लेता हूं तो बाकी बच रहा है 697,200। ये 6,97,200 क्या चीज है? ये मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है। ये कैश फ्लो नहीं है क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है। अब इस पे मैं लगाता हूं टैक्स। तो 6,97,200 का 30% कितना बनेगा? सॉरी 20% टैक्स कितना बनेगा? सर 139,440। 1,39,440 सेम। तो मैंने यहां जब दोनों को अलग अलग करके किया तो भी मेरा आंसर 1,39,440 आया, और यहां किया तो भी। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं एड बैक करता हूं डेप्रिसिएशन को। तो मेरा आंसर कितना आएगा आप टोटल? सिक्स 97,200 में से हमने टैक्स माइनस किया और डेप्रिसिएशन हमने एड बैक कर दी। सर कितना बच रहा है? 1,757,760। सॉरी रिपीट करिएगा। सर 1,757,760। ओके, तो ये हमारा आ गया नेट कैश फ्लो, जिसको हम अभी सर ये डिस्काउंट करेंगे। 760 है। ठीक है। ओके, एक तरीका ये था कि आप कैश फ्लोज में से बैलेंसिंग अलाउंस या कैपिटल अलाउंस माइनस करें, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें, उस पे टैक्स निकालें और वो अलाउंसेस ऐड बैक कर दें। या दूसरा तरीका क्या है जो हम पहले कर रहे थे? दूसरे तरीके के तहत मैं क्या कर रहा था कि मैं डेप्रिसिएशन को बिल्कुल अलग रख रहा था,
इसके तहत हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली निकाली थी टैक्स पेमेंट। तो 1897 200, इस पे आपने लगाया था 20%, जो कि 379 440 बना था। और इसमें मैं अलग से एक अमाउंट रख रहा हूं डायरेक्टली टैक्स रिलीफ का, जो कि 2,40,000 का रिलीफ है। अच्छा, उसके अलावा हम मशीन के कैश फ्लोज भी रखते हैं। तो ईयर 0 में हमने मशीन के पे करने हैं 4 मिलियन, और 5वें साल में हमें स्क्रैप वैल्यू मिलेगी 4 लाख। ओके, दूसरे साल में 8,40,000 का 20% हमें टैक्स सेव होगा। कितना बनेगा? सर 168,000। 168,000। तो दूसरे साल में हमारा टैक्स पेमेंट है 187 और रिलीफ है 168,000। तीसरा साल हमारी डेप्रेशन है 588,000 की, उसका 20%, 11,7600। चौथा साल 4,11,600 का 20%, 82,320। लास्ट में दोनों अलाउंसेस हम मिला देते हैं। 5,60,400 का 20% आपने बताया है 1,12,080। क्या क्या 1,12,080। ठीक है, अब हम निकालते हैं नेट कैश फ्लोज। तो ईयर 0 में सिर्फ एक ही अमाउंट है 4 मिलियन का आउटफ्लो। ईयर 1 में नेट कैश फ्लो कितना है? वन 1,75,7,760। ठीक है, नेक्स्ट ईयर
1716116। ठीक है, तीसरा 1696। 677। ठीक है, चौथा 1692978। ठीक है, चौथा हमारे ये तीसरे का आपने ऑल्टर किया है या चौथे का है? ओके, चौथे का है। ठीक है, चौथे का आपने है 1692। Last is 2154 950। ठीक है, ये हो गया हमारे नेट कैश फ्लोज। इसमें इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स भी आ गए और टैक्स के इम्पैक्ट्स भी आ गए। अब हम लगाते हैं इस पे डिस्काउंट फैक्टर्स। और हमारा नॉमिनल रेट है 12%। तो डिस्काउंट फैक्टर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 करेंगे कैलकुलेटर पे, प्रेस प्रेस करेंगे इक्वल, डिवाइड करेंगे 1.12 से, इक्वल इक्वल प्रेस करते जाएंगे, अगले साल का डिस्काउंट फैक्टर आता जाएगा। मुझे 500 सालों के डिस्काउंट फैक्टर्स भेजो। .8928 दूसरे साल का है 0.79। कौन से साल का? दूसरे साल का 0.4 79। डिजिट्स में बताओ। 0.7972। 72। ओके। और सर तीसरे साल का 0.717। 0.7117। यस सर, 117, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट। और सर चौथे साल का 0.6355। 6355। ठीक है, लास्ट। और सर 0.5674। 5674। ओके। अब हम जो हमारे पास नेट कैश फ्लोस मौजूद है, इनको हम जब डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे ये 0 की वैल्यू पे। रैंडमली आप अपने कमेंट्स बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कोई पहले साल का करे, कोई तीसरे का, कोई चौथे का, कोई पांचवें का, ईयर के साथ साथ मुझे कैश फ्लोस डिस्काउंटेड लिख के जाओ ताकि हम क्विकली इसको लिख लें।
रैंडमली करेंगे। ईयर 5 का आ गया। सर ईयर 4 का है 1,75,887। 887। यस सर। ठीक है। 5 कलर 1 718। फर्स्ट ईयर 1569। ओके, थर्ड एंड सेकंड। सेकंड आ गया। सर ईयर 3 का है हाँ हाँ 1,207,525। 525। ठीक है। 1368,088। ठीक है। अब इन 6 कैश फ्लोज को प्लस माइनस कर दें तो वील गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। फेयर, यही आंसर है जो बासित ने बताया। यस सर। ठीक है। सो दैट्स इट। ये हो गया हमारा टैक्स इम्प्लीकेशंस विथ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब आप लोगों को मैंने जो व्हाट्सएप पे ACCA के क्वेश्चंस जो कि डॉलर्स करेंसी में थे वो भेजे हैं, उसमें टैक्स वाला पार्ट आप अब सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसमें एक लास्ट पार्ट रहेगा हमारा वर्किंग कैपिटल का। वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। मीनवाइल आप इन्फ्लेशन वाला एरिया और टैक्स वाला एरिया ये आप अपने एंड से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वर्किंग कैपिटल का छोटा सा पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और उसके बाद हम फिर इसके पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करेंगे।